यस दोस्तों नमस्कार। आप लोग का कंपनी लॉ का पेपर हो चुका है और मेरे हाथ में कंपनी लॉ का पेपर जून 23 का है। तो इस पे कैसा रहा पेपर, इस पे बात कर लेते हैं। और पेपर में क्या पूछा गया था इसके सॉल्यूशन पे अपन बात कर लेते हैं। आईसीएसई का स्टडी मटेरियल का मैंने रेफरेंस आप लोग के लिए ले लिया है, पेज नंबर्स डाल दिए हैं तो आप आसानी से उसको ट्रैक कर पाएंगे। पेपर में मिक्स रिएक्शन मिला मुझे बच्चों से बात करके, और मैं पेपर देखा तो थोड़ा मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ी कई सारे और क्वेश्चन यहाँ अलग से पूछ सकते हैं। कौन से पूछे गए थोड़े, जहाँ पे बच्चों की उम्मीद थी उन चैप्टर से। सीएसआर से क्वेश्चन नहीं बैठा इस बार, डिविडेंड से क्वेश्चन नहीं है, अकाउंट्स ऑडिट जैसे चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर आए, नहीं है आप कह सकते हैं। तो थोड़ा वहां पे बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट थी। जर्नल मीटिंग डायरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी डायरेक्ट क्वेश्चंस की, तो वो ना पूछ के थोड़ा इंस्टीट्यूट ने अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। बट खैर प्रोफेशनल लेवल, इस लेवल के एग्जाम में आप ये सारी चीजें उम्मीद कर सकते हो कि सच थिंग्स विल हैपन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पेपर का सोल्यूशन समझा देता हूँ थोड़ा। पेपर पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, इसमें लिखा एक्सप्लेन द एक्सेप्शन। यहाँ पूछा गया एक्सेप्ट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्ड वाटर। अपने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो वहां पे ये जजमेंट बहुत फेमस है, आप जानते हो। इसमें मेजोरिटी विन था, लेकिन इसकी एक्सेप्शन ज्यादा फेमस हुई थी। उसमें अल्ट्रावायस एक्ट या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का सेक्शन हो या कई सारे कानून जबरदस्ती माइनॉरिटीज पे फोर्स किए जाते डिसीजन, ऐसे करके प्रोविजन है। 5 एक्सेप्शन दिए हैं, वो लिखना था। 486 पेज में आप जाओगे तो यू फाइंड द आंसर। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, थोड़ा बच्चों को था कि भाई ये रादर देन क्लास एक्शन सूट और ऑपरेशन मिसमैच सीधा क्वेश्चन पूछ के पॉज बाजार वर्ड का एक्सेप्शन पूछा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ पूछा, देखो डिपॉजिट का ही क्वेश्चन पूछा है इसके बाद। तो डिपॉजिट से इस बार क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बने हैं डिपॉजिट से भी। बढ़िया यहाँ पूछा कि डिपॉजिट से कि क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होती है क्या। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होती है। जब भी आप डिपॉजिट लेते हो तो क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी करानी पड़ती है। 1 साल की वैलिडिटी वाली, एक साल में आपको क्रेडिट रेटिंग करवाना जरूरी होता है। क्या नो कंपनी कैन इनवाइट डिपॉजिट विदाउट एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, जैसा क्रेडिट रेटिंग वैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। उसके बाद द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी वाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो देखिए, पहली बात तो डिपॉजिट एक अनसिक्योर डिपॉजिट है, तो अगर आप सिक्योर कर रहे हो चार्जेस तो उसके सेक्शन 77 के कंप्लायंस वाली बात लिख के और सिक्योर करना पड़ता है, वहां पे कंप्लायंस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हो तो आप लिखोगे अनसिक्योर्ड अलग से। Next is trustee for the depositors can be removed by simple majority. यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक था कि यहाँ पे ऑल द डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी नहीं लगेगा। और उसके बाद ओनली रेमेडी फॉर डिपॉजिटर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज अ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाय मींस ऑफ फाइलिंग अ सूट। नहीं, केवल सूट तो नहीं, सूट तो आप कर ही सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा 18% का आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है और पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब है। फ्रॉडुलेंट केसेस में आप 447 तक का रेमेडी ले सकते हो। राइट, चलिए जी, याद रहेगा आप सबको। पेनल्टी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट वाला पेनल्टी वहां पे दिया हुआ है। 447 पेज में भी आप जाके पूरा रेफरेंस ले सकते हो स्टडी मटेरियल से। सो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा 1 का। मैं कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग को बता दूं, जिससे जिन लोगों ने जो भी अटेम्प्ट किया हो आसानी से हो जाएगा। Now, next question is that Short Workers Limited was a limited listed company operating finances, fitness centers all over the India, and their meetings on 1st April 2022, the board of directors of the company approved the purchase of equipment जो 75 करोड़ का है from the Fitness Solutions Private Limited। एक कंपनी है जिसको अनीता मैनेज करती है, जो वाइफ है सुनील की, जो और जो सीएफओ हैं ऊपर वाले कंपनी का, शॉर्ट वर्कर्स लिमिटेड के। तो यहाँ पे तो रिलेटेड पार्टी वाली बात। एनुअल टर्नओवर इस कंपनी का दिया हुआ है 500 करोड़। इंटायर शेयर होल्डिंग इसका जो है वो अनीता ही होल्ड करती है, जो इसकी वाइफ है। आइए, तो रिलेटेड पार्टी वाली बात यहाँ पूछी गई है। देखो रिपोर्ट दिया इसके, तो कंपनी का जो ऑडिटर्स है उन्होंने एडवर्स रिमार्क
क्रिएट करके बोला कि भाई यहाँ पे ऑडिट कमिटी का अप्रूवल नहीं लिया आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे मेंशन की गई। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आपको याद होगा बच्चों कि यहाँ पे कौन सी वाली बात है। तो देखो, पहली बात तो बच्चों, जब लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं ना हम लोग, लिस्टेड कंपनी के केस में जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात की जाती है, तो आपको इसको आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 419 में जाके। और यहाँ पे क्या है जी, लिस्टेड कंपनी केस में ना, पहली बात तो उसमें आप मटेरियल ट्रांजैक्शन हो, जो कि है कि मटेरियल ट्रांजैक्शन कैसे होता है, जब 10% से ज्यादा का आप वो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो। तो यहाँ देखो, टर्नओवर 500 करोड़ है और 75 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप एंटर कर रहे हो, विच इज मोर देन 10%, हेंस यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी वाला क्लॉज लग जाएगा। लिस्टेड कंपनी भी है ऊपर से, तो यहाँ पे पहली बात तो इनको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना चाहिए। दूसरा, इनको ऐसा नहीं ओवर करना होगा, ओके। और तीसरा कि भाई आपको यहाँ पे देखो, चाहे मन आर्म्स लेंथ पे हो ना हो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, तो ये दोनों कंप्लायंस आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना था आपको, 188 का क्वेश्चन था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट द प्रोविजन फॉर द कंपनीज एक्ट फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी केस में भैया आपको कंपनीज एक्ट तो लगाना है, साथ में आपको सेबी की बोनस शेयर रेगुलेशन 2018 भी पढ़ना है, राइट है, वो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा एसएलसीएम वाले बच्चे भी रेफर कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रोसीजर के साथ ये बताना कि कैन बोनस शेयर बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। तो आप जानते हो, नो, बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड कैश में दिया था, बोनस शेयर कैश में नहीं होता, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। और यहीं पे एक और नया चीज पूछ लिया स्टॉक डिविडेंड के बारे में, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे देखो बच्चों, जब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ना, उसको इम्पोज किया गवर्नमेंट ने, तो उसके कारण अब डिविडेंड शेयर होल्डर का हाथ में टैक्सेबल हो गया। उस चक्कर में देखो, एक तो कंपनी रिजर्व से डिविडेंड देती है या प्रॉफिट से देती है, तो उसका कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा कम होता है फ्यूचर में भी और मार्केट में भी, तो ऑटोमेटिकली उसको कवर करने के लिए कंपनी आजकल स्टॉक डिविडेंड देती है। मतलब डिविडेंड के बदले वो उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करना चाहती है, तो उसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। बट ये बोनस शेयर नहीं होता, बोनस शेयर का सेपरेट कंप्लायंस ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में और सेबी रेगुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक तरीके का ये शेयर स्प्लिट टाइप का होता है, या कह सकते हो स्टॉक डिविडेंड जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको बोनस शेयर तो नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। ये दो चीज हो गई, प्रोसीजर आप लिख देना एज इट इज। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, 2A हम दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे। आइए, यहाँ पे लिखा है, अमर, आकाश और आशीष वेर द ओनर्स ऑफ द ऑफिस कॉफी स्टेट इन मुन्नार and they registered a new company called Mandoli Coffee Estate Private Limited and transferred the entire coffee estate to the newly formed company. फिर क्या होता है? They claim exemption from paying the registration charges as well as the stamp duty, saying that कि भाई they were the only shareholders of the company and the transaction was nothing but a transfer by them from one name to themselves in another name. So referring to the provision companies act एडवाइस कीजिए। इसको पढ़ते पढ़ते आपको वो अगर याद होगा बच्चों, तो बच्चा गुजदर वाली बात अगर आप सबको याद होगी, वो वाला केस यहाँ पे रेफर किया जा सकता है। पेज नंबर 21 इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में आप देखोगे, तो वहां सेपरेट प्रॉपर्टी वाली बात करी गई थी कि कंपनी और कंपनी के ओनर सेपरेट होते हैं, तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी सेपरेट होगी। जस्ट बिकॉज आपको लगा कि कंपनी एक स्टेटस एंजॉय कर रही है, वो सेम स्टेटस आपको मिलेगा, वो जरूरी है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट इन द आईज ऑफ लॉ, तो वहां पे ये प्रोविजन सेट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर, ये 3 नंबर का ही था, तो फीचर एक्सप्लेन करके केस लॉ डाल के अपने पॉइंट को आप कर सकते हो कि नहीं, इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नाउ द बोर्ड ऑफ नेक्स्ट इज एक कंपनी है, द बोर्ड ऑफ द कस्टमर्स लिमिटेड as unlisted public company is exploring ways to increase its paid up capital
from 125 crore to 150 crore. The CFO of the company engaged suggested that कि company offer कर सकती है shares to existing shareholder in the right issue, and that can be further issue shares in the form of private placement. तो private placement वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, सेक्शन 42 लग जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि 4 QIBs को दिया है, आइडेंटिफाइड QIBs को, और बाकी 250 लोगों को दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया कैश विदाउट ऑफरिंग शेयर्स टू द अदर शेयर होल्डर, कैश में भी दिया हुआ है। तो एक तो पहली बात, आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे 2-3 बातें तो आप एक्सप्लेन करोगे सेक्शन 42 यहाँ पे बढ़िया से। सेक्शन 42 जो है आप एक्सप्लेन करेंगे, पेज 75 आप चाहो तो रेफर कर सकते हो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट से, वहां पे बच्चों कंडीशन है। तो वहां ध्यान रखना, वो बॉक्स में लिखा हुआ कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं, तो 200। तो यहाँ पे जो 250 लिखा है वो 200 होगा, और QIBs तो एग्जेम्प्ट होते हैं, QIBs एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज नहीं ले सकते हम उनको, और कैश में नहीं दे सकते आप। चेक, बैंक ट्रांसफर, NEFT सब चलेगा, डिमांड ड्राफ्ट चलेगा, बट आप कैश में नहीं दे सकते, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे भी। हर्ष एक प्रोमोटर डायरेक्टर है कंपनी के, हिमंत का प्राइवेट लिमिटेड है, वो बोरोड कर रही है some funds from the friends for certain purpose, but the same is lying idle at present with him. Thus he plans to give the loan to the company for the working capital needs. Hers had approached you, being a PCS, for suggestion that if there is any situation where such loan will not be considered deposit, advice. तो देखो डिपॉजिट का डेफिनेशन 2 clause 31 में है, तो वहां पे बहुत सारी लिस्ट है, 18 लिस्ट है, नाम है अलग अलग। उसमें से पॉइंट नंबर जो 8 है ना, पॉइंट नंबर जो 8 है, आप पेज नंबर 185 रेफर करोगे, तो पॉइंट नंबर 8 में जाके देखोगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि भाई जो डायरेक्टर है अगर वो लोन दे रहा कंपनी को, तो उसका खुद का पैसा होना चाहिए, सेल्फ, उसको डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा, बोरोड करके रखा है, तो फिर ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा, इसे हम एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, गुड। तो वो डेफिनेशन लिखना है और साथ में कंक्लूजन लिखना है। 3 नंबर का ही है, तो सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक और कंपनी मैग्निफिकेंट लिमिटेड है, उसने फाइल किया वेरियस ई फॉर्म्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ड्यू टू वेरियस इवेंट्स इन द कंपनी with reference to the e-filing of forms, state for which services or e-forms process for refund of fees is not applicable. तो देखिए बहुत सारे ऐसे केस है जहां पर रिफंड नहीं होता है। अब जैसे आप देख लो जाके, मैं आपको बताऊं, 526 पेज में आप जाओगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो आपको STP फॉर्म्स, IPF वाले फॉर्म, पब्लिक इंस्पेक्शन वाले डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डीड वाले डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह जो मांगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ डॉक्यूमेंट, IPF का ट्रांसफर किया हुआ डॉक्यूमेंट, तो ये सारे चीजें लिखी हुई लिस्ट है। उन सब 5-6 आइटम पे वो ऐसी चीज जहां पे आपको रिफंड का कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे आपको रिफंड बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट इज एक और ई पे आ चुके हम 2 के, यहाँ पे स्टनिंग कमोडिटीज लिमिटेड गिव नोटिस seeking information from Ujjwal, not a member of the company, from whom has reasonable cause to believe that having knowledge of identity of a significant beneficial owner, SBO का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है, अच्छी बात है। 3 नंबर का क्वेश्चन है एक भाई से, तो इट इज ऑब्जर्व दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय उज्जवल इज नॉट सैटिस्फाइड, मतलब उसको SBO के रूप में डाउट किया तो उसने रिप्लाई भी दिया कंपनी को, बट वो इंफॉर्मेशन कंपनी को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। तो यू बीइंग जनरल मैनेजर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, द CEO ऑफ द कंपनी आस्क यू द फर्दर एक्शन जो कंपनी कर सकती है। यहाँ पे भैया आप उससे क्या बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि आप उसके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, चाहे वोटिंग राइट हो, डिविडेंड राइट हो, ट्रांसफर राइट्स हो, कोई और राइट्स हो, और NCLT को अप्रोच करो, NCLT उसको एक नोटिस जारी करके सो कॉज करेगा, राइट। सो दैट ऑप्शन अवेलेबल, पेज नंबर 147 में जाके आप इसका आंसर रीड कर पाओगे, राइट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लेजिटिमेट अथॉरिटी फॉर
enacting the corporate laws and security law in India is distinctly different from the authority enactment of corporate and security law in US. तो यार देखो यहाँ ना थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना था, यूएस का पूछा है तो यहाँ पे देखो यूएस में ना ये ग्लोबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, दिस इज फॉर कंपनी लॉ एंड ग्लोबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोल के एक अथॉरिटी है यूएस में, एसओएक्स वहां बोल के लॉ है, सार्वेंस ऑक्सली एक्ट, उसके तहत एसईसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वहां पे वही अथॉरिटी है। हमारे इंडिया में भैया देख लो, कॉर्पोरेट लॉ के लिए एमसीए है और सिक्योरिटी लॉ के लिए सेबी है, बट उनके वहां पे वो कौन है, एसईसी अंडर सॉक्स। तो उसके बारे में दो लाइन आप लिख सकते थे, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप रेफर कर सकते हो इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉडल में, वो चैप्टर जो है वहां जाके। नेक्स्ट इज जी, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राज हु इज मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग ऑन सेइंग दैट कि और है या मैंडेटरी, ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मिस्टर राज हु इज अ रेसिडेंट ऑफ बेंगलुरु सेंट अ ट्रांसफर डीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी को एड्रेस करके आरोप है, दिल्ली में जो आरोप है कंपनी की, बट इनको रिप्लाई नहीं मिला, 6 महीने हो गए इसको लेकर के फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ट्रांसफर डीड। शेयर के लिए बच्चों 30 डेज में हो जाता, आपको पता है। उसके प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी जैसी है, उसके हिसाब से अपील आप कर सकते हो। डिवेंचर्स के लिए 6 महीना का टाइम होता है। तो इन्होंने क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च करने का सोचा, वो भी कोर्ट एट बेंगलुरु, क्योंकि ये वहीं रहते, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये जो कंपनी है वो दिल्ली की है। अब आइए पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉम्पिटेंट है, तो देखो यहाँ पे अथॉरिटी ना एनसीएलटी है। ये क्रिमिनल केस नहीं बनता, सिविल केस है और ये सीधा एनसीएलटी का केस बनता है। आप एनसीएलटी में अप्रोच कीजिए अकॉर्डिंगली, और एनसीएलटी विल हैव अ राइट टू गिव यू रेमेडीज। अपील का टाइमिंग भी आप जानते हो, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का अलग अलग अपील का टाइमिंग है, वो एक्सप्लेन आप कर देना यहाँ पे। राइट ए नोट ऑन सीए, देखो कॉर्पोरेट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये बहुत पॉपुलर है, आप सबको पता है। चाहे बाईबैक हो, चाहे आप बाईबैक करो या प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करो, डिवेंचर्स का रिडम्पशन करो, आप जो भी ये सब करते हो ना, कभी भी आपको रिडम्पशन करना है, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, राइट। तो ये बड़ा स्पेशल पर्पस अकाउंट है जिसको अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। इन सब पर्पस में इनका इसमें एंट्री, इसमें ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है। ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होता है, राइट। आगे चलते हैं। कंपनी सेक्रेटरी है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज योर क्लाइंट whether the following matters can be transacted by resolution by postal ballot। चलिए भाई साहब, तो देखो जनरल मीटिंग का क्वेश्चन इधर भी आ जाता है, पार्ट ए में भी, तो ज्यादा लोड नहीं लेना आपने। आ जाइए। इश्यू ऑफ शेयर्स विद डीवीआर, डेफिनेटली आता है, डीवीआर कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से। सेल ऑफ अंडरटेकिंग, जी हाँ 180 सेक्शन कवर है। बायबैक भी हो सकता है, तो तीनों चीजें पोस्टल बैलेट से हो सकती है, बेफिक्र होके करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जेड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एक्टिविटी कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। एंड बायबैक का क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। शेयर कैपिटल इस पर काफी क्वेश्चन है बच्चों। बोनस का ऊपर आपने देखा, यहाँ पे देखो ट्रांसफर का ऑलरेडी आपने ट्रांसफर नहीं देख लिया, अभी आप देख लो यार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है। यहाँ बायबैक करना चाहते हैं नवीन जो है, वो रिसेंटली ज्वाइन करते हैं बोर्ड में एज एडिशनल डायरेक्टर। यू आर अ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म एज अ सीएस। नवीन हैज सॉट सम व्यूज फ्रॉम यू। पहला पूछा कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, SH9 याद होगा आप सबको, एक डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बायबैक करने के 1 साल के बाद भी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी। और रेगुलेटरी अथॉरिटी को, अगर लिस्टेड कंपनी सेबी को भी दोगे, वरना आरओसी को देना मैंडेटरी है, स्टॉक एक्सचेंज को भी दोगी, सॉरी। एंड देन पर्टिकुलर देयर ऑफ, उसके बाद ये साइन करते हैं 2 डायरेक्टर्स, याद रखना इनमें से एक एमडी, अगर एमडी है तो, और वो डिक्लेरेशन देते हैं अलग से। ऑल्सो बताओ कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन गैप बिटवीन 2 बायबैक, तो एक बायबैक के बाद दूसरा बायबैक के बीच में
1 साल का गैप होना चाहिए, 365 डेज नहीं, 1 साल के बाद ही आप दूसरा बायबैक प्रपोज कर सकते हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अनुसार या बायबैक का प्रोसीजर भी आपसे पूछ लिया, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, जवाब दिया जा सकता है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भैया, आप किसी प्रोग्राम में स्पीकर रहे हो, वाओ ग्रेट, और वहां पे आपसे पूछा गया, ऑडियंस ने पूछ लिया कि क्या कोई इंस्टॉलमेंट मेंबर बन सकता है, तो यहाँ पे बस 2 आंसर है भैया कि देखो इंस्टॉलमेंट बंदा मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन मेंबर बनने के बाद कोई इंस्टॉलमेंट हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट मेंबर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो पैसा ही नहीं पे कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर पाएगा। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, आप जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बात यहाँ पे आ जाएगी। फिर रिसीवर, रिसीवर बन सकता है मेंबर ऑफ द कंपनी। टेक्निकली देखा जाए तो रिसीवर अपॉइंट होते हैं कोर्ट के द्वारा फॉर दिस पीपल टू रिकवर द डेट्स एंड ऑल। तो आप देखा जाए तो वेस्टेड राइट उनके पास होता है, यस दे कैन बी कंसिडर एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर दैट टाइम बिंग। नेक्स्ट इज does an investor avail service or depository in case of pledge of services, या 2 नंबर का भी है, तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करना। वाइंडिंग अप वाली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, आप जाके 119 पेज में देखोगे तो जैसे डिपॉजिटरी में अगर आपका शेयर है तो आपको डीपी को डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और डिपॉजिटरी आपको बता देगा, वो डीलिंग्स करेगा, राइट्स आपके भी आप में रहेगा, बट जब आपका प्लेज खत्म होगा तो भी आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली बेनिफिशियल ओनर जो है वो इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी सिस्टम में, तो ही वो चीज हो पाएगा। 119 पेज में 4-5 पॉइंट है, वो आपको एक्सप्लेन मन लिख देने थे इसमें। नेक्स्ट इज अ न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे एक ऑडिटर का क्वेश्चन है। न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी है ना बच्चों, came across the evidence of under invoicing of export, round tripping of the funds through the tax havens, मतलब उड़ा उड़ा के पैसा बाहर गया, पैसा बाहर आ क्या है, फ्रॉडुलेंट वर्ड देख लो, हुआ है। तो फंड्स जो है अमाउंटिंग टू, अच्छा यहाँ पे ना रुपीज में ना लिखे, 10 मिलियन यूएस डॉलर्स है, तो 10 मिलियन यूएस डॉलर को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा। तो आप सबको याद होगा एक सेक्शन होता है 143 क्लॉज 12, जिसमें बात की जाती है फ्रॉड रिपोर्टिंग की। वहां पे अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है, यू हैव टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोसीजर है, एडीटी 4 है। पहले 2 दिन के अंदर बोर्ड को बताओ, फिर बोर्ड अपना रिप्लाई देगा 45 डेज में, रिप्लाई दे ना दे उसके 15 डेज के अंदर हमने रिपोर्ट बना के प्रॉपर रीजन एक्सप्लेनेशन मिला तो, नहीं मिला तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को, एडीटी 4 में विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर्स, नाम, सील, फिजिकल, सॉफ्ट कॉपी, कॉन्टैक्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर, सीपी नंबर, सबके साथ। तो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर कर देना, इट्स अ फ्रॉड रिपोर्टिंग केस। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सिंगापुर कंपनीज एक्ट, तो सिंगापुर कंपनीज एक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि वहां प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वगैरह कैसी होती है, तो वो आप बता दोगे। पेज नंबर आपको 644 में आपको वो दिख जाएगा, राइट, 644 पेज में जाके देख सकते हो। तो 2 इस बार बच्चों इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ये किया है, करीबन 8 नंबर ये वाले चैप्टर से उठा के दिए हैं। नॉर्मली बच्चे थोड़ा यहाँ लीनियंट रहते हैं इस चैप्टर को लेके, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने थोड़ा यहाँ पे खेल तो खेला है। चलिए जी, यही है इंस्टीट्यूट और हमारी कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, जहाँ पे थोड़ा देखो बच्चों एग्जामिनेशन में ट्विस्ट तो रहेगा ही। आई नेक्स्ट, बट फिर भी ये नहीं कह सकते आपकी एकदम सब कुछ अजीब है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, हर पेपर में रहता है। कंप्यूटर का पेपर में बेटा हम हमेशा कहते हैं कुछ छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि इट इज द बेस्ट पेपर ऑफ योर होल करिकुलम। नेक्स्ट, राकेश अग्रवाल एक नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हैप्पी ट्रैवल्स लिमिटेड का, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट, यानी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्ट टाइम है। अनलिस्टेड कंपनी का पेड कैपिटल है कंपनी का 120 करोड़, और कंपनी जो है अवेल करती है टर्म लोन 65 करोड़ का, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इन देयर मीटिंग एक रेजोल्यूशन पास करके इनको हाउसिंग लोन देते हैं, ठीक है, जो कि कितना है 1 करोड़ रुपीस का है राकेश जी को, फॉर द परचेज ऑफ अपार्टमेंट इन नवी मुंबई, एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। तो ये थोड़ा डायरेक्टर है तो लोन टू डायरेक्टर का सेक्शन यहाँ पे
आ जाता है। कंपनी एज इंडिपेंडेंट एक इम्प्लीमेंट भी करती है कंपनी एक हाउसिंग लोन परसुएंट टू द एम्प्लॉइज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट स्कीम, और सेक्रेटरी ऑडिटर ने ऑब्जेक्ट किया इस मामले में। आप एज ए सेक्रेटरी ऑडिटर को क्या एडवाइस करोगे? और अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या होता है? पहली बात बच्चों, अभी लोन टू डेट आपको पता 185 में अलाउड नहीं होता है किसी तरीका भी लोन, चाहे कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो। बट बच्चों वहां पे एक्सेप्शन था कि अगर वहां पे एक्सेप्शन था कि किसी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को या जब अपॉइंट किया था तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार अगर उन्हें लोन दिया जाता है तो अलाउड होता है। बट यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिखा था नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो एमडी डब्ल्यूटीडी डायरेक्टर है, या तो ऐसा होता तो इस केस में ये भी नहीं चलेगा। हेंस दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। हाँ जी, इवन दो द स्कीम इज देयर, सभी के लिए बना के रखा गया है स्कीम, और सेक्रेटरी ऑडिटर का ओपिनियन सही है। यहाँ पे अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, लोन टू डेट अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। एंड दूसरा कि भाई अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो आपका आंसर अलग होगा, नहीं सेम आंसर रहेगा। आंसर विल रिमेन द सेम बिकॉज पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए सेम प्रोविजन इस केस में लोन टू डायरेक्टर यहाँ पे आपको रेफर करना होगा। सेक्शन आप रेफर कर सकते हो 720 सॉरी पेज नंबर 729 में आप जाके इसके प्रोविजन को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है एक मिनट्स बुक की मिनट्स ड्राफ्ट करना है, जिसमें खास करके मेंशन करना है कि सोनाली जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अटेंड कर रही है मीटिंग, और उन्होंने कुछ कम्युनिकेट कर कमेंट किया 15 फरवरी को। डू यू थिंक दैट द कमेंट कैन बी कंसिडर? मीटिंग था 28 जनवरी और 15 फेब को उन्होंने दिया कि एक महीने के अंदर मिनट्स तैयार हो जाते हैं। तो 15 डेज के अंदर आपको जब आप देना होता है तो उसके अनुसार, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेंट है तो कंसिडर कर देना चाहिए। उसके सुजाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उन्होंने कमेंट किया है हर कमेंट ऑन 10 फरवरी। तो ये देख लो 15 डेज का कैलकुलेशन कर लेना, 15 डेज फ्रॉम द मीटिंग, ये मीटिंग से 15 दिन, यहाँ से जो 15 डेज है उसको लेंगे, जो नहीं है उसको नहीं लेंगे। यस और नो? जनवरी का महीना है तो 31 वहां से जोड़ना है आपको, 28 से लेकर के 15 दिन के अंदर जिन्होंने रिप्लाई दिया वो मिनट्स में इंक्लूड होगा, वरना नहीं। ठीक है, चलिए मिनट्स का फॉर्मेट भी आपको थोड़ा मेंशन कर देना चाहिए। यहाँ पे जाके आप 794 पेज में जाके मिनट्स के फॉर्मेट को देख सकते हो। आईसीएसआई के स्टडी मैट के पेज नंबर में आपको दे रहा हूं, तो आप जाके रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड met thrice in a year 2021। फोर्थ मीटिंग जो होना था वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कोरम। तो एग्जामिन विद द रेफरेंस ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजन, ये सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। आप बताओ 4 बोर्ड मीटिंग होते हैं, 2 मीटिंग का गैप, 120 डेज वाला बात। लेकिन अगर चौथा मीटिंग बुलाया गया बट कोरम नहीं आया तो ऑब्वियसली वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, और एडजर्न होने के कारण हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर चली जाए। बट आप सबको पता, हमने क्लास में कई बार बोला है कि एडजॉर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ मीटिंग, एंड अगर मीटिंग एडजॉर्न होकर नेक्स्ट ईयर भी जाती है तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, और यहाँ पे कंपनी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ यही माना जाएगा कंपनी ने सारे मीटिंग्स हेल्ड किए ऑन टाइम बिकॉज एडजॉर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ मीटिंग। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर डी। सीएफओ ऑफ वेल नोन पब्लिक कंपनी, वन अमंग टॉप 20 लिस्टेड कंपनी, सजेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनाए। तो देखिए कमिटीज ऑफ मीटिंग से भी इस बार क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से हैं इसमें, एक आरएनसी पे और आगे जाके एनआरसी पे भी मिलेगा आपको, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी। तो एनआरसी के बारे में, एसआरसी के बारे में बोला सीएफओ ने, और ये भी कहा कि ओनली सीएफओ जनरल मैनेजर एचआर के जो उसके मेंबर होंगे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। और देखो लिस्टेड कंपनी है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, वो बनाएंगे। प्लस उसके अब यहाँ पूछा गया कॉम्पोजिशन बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि भाई चेयरमैन कौन होगा। हाउएवर इंस्टेड दैट शुड नॉट बी, कंपनी सेक्रेटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आरएमसी, एंड आल्सो मेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो जब बात करते हैं अपन जी, हम लोग बात करते हैं मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं भैया,
इसमें, और मेजॉरिटी जो होती है उसकी मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव की होती है, और उसमें वन कम से कम हाफ जो होते हैं मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी मिनिमम 3 मेंबर, और 1 मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें से। अगर एसआर इक्विटी शेयर उसके हैं तो उसमें 2/3 होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और चेयरमैन जो होगा वो बोर्ड या कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, वही बंदा बन सकता है कंपनी का चेयरमैन, राइट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें रिगार्डिंग आरएमसी बच्चों, राइट। फिर आगे चलते हैं, आ जाइए। यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 3 टाइप के डिवीजन है इनके, साइबर मोटरसाइकिल और साइकिल मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर, और इनमें इन्होंने इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स और आपके इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी आपका प्रेफरेंस जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये ले लो। आपको ये नहीं लेना है। पीएल अकाउंट दिया हुआ है 300 करोड़ का, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, और ग्रॉस रेवेन्यू हमारा काम का नहीं, इन्वेस्टमेंट देख रखा हुआ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइड टू यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते हो लोग फॉर द फॉलोइंग। पहला तो उनको फर्दर लोन चाहिए, लोन लेना है, 180 सेक्शन है ये, और 180 क्लॉज 1 उसका आप याद कीजिए सी, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं ट्रस्ट सिक्योरिटी जो कॉम्पनसेशन का है, तो ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बीआर बोर्ड के अप्रूवल से हो सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये बच्चों रिस्ट्रिक्टिव पावर ऑफ द बोर्ड से आता है, सेक्शन 180 में आता है ये, 180 क्लॉज 1 में। तो वहां पे बताया गया कि भाई बीआर एट बीएम प्लस एसआर एट जीएम अगर लिमिट एक्सीड हो तो इस केस में तो पहले सीधी बात है, ये ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, तो यहाँ बोर्ड अप्रूवल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट इज करेक्ट। अब आती है बात नेक्स्ट की कि भाई ऊपर वाले में देखो तो पहली बात तो इनका लिमिट निकालना पड़ेगा, तो इक्विटी ले लो 300, फिर प्रेफरेंस 420, फिर जनरल रिजर्व ले लो 500, तो हो गया 920, और आपको लेना है यहाँ पे पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो 300 जुड़ जाएगा तो 1220। अब 1220 अपना ये आ गया डियर फ्रेंड्स, तो 1220 आ गया, उसमें से ऑलरेडी लोन लेके रखे 480 लॉन्ग टर्म, ये माइनस कर लो, तो जितना बचेगा उसमें ये देखो और फर्दर कितना लोन लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं भाई साहब और फर्दर लोन 300 करोड़ का। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये माइनस करने के बाद भी हमारा जो लिमिट है 700 से प्लस है, तो 300 के अंदर ही है, तो यहाँ भी जो बोर्ड का अप्रूवल है वो इनफ रहेगा, हमें शेयर होल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेक्शन 180 के हिसाब से आराम से हो जाएगा ये। ओके जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक प्राप्ति होटल्स लिमिटेड में अपॉइंट हो रहे हैं सुस्मिता, जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती हैं जनवरी 1 2022 से, और इट केम टू द नॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल अबाउट द कंपनी की सुस्मिता जो है वो ऊटी के होटल में कुछ 3 दिन रुकी थी, 1 से लेके 3 जून 21, जिसका रेंट 2500 रुपये पर डे था, जो कि चार्ज किया गया था उनसे, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन था ना वो कंपनी के साथ हुआ था, इनके बीच में और कंपनी के बीच में, क्योंकि वहां वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती है, और वो होटल कहता है कि जो हमने पैसा लिया ना वही पैसा हम बाहर पब्लिक से भी लेते हैं, तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ नहीं हुआ। एडवाइस करो वाइस प्रेसिडेंट को कि इफ सुस्मिता इज टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो यहाँ बच्चों पिछले जिस साल वो अपॉइंट हो रहे हैं वो साल, और उसके पिछले साल में ना इनका कोई पिक्यूलियर रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, तो एक तो डेट वाली बात देख लेनी है हमको, और दूसरा पिक्यूलियर का लिमिट भी देख लेना आप लोग, वो 10% वाली बात भी वहां पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे डेट वाला इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जिस साल अपॉइंट है वो साल उसके पिछले साल इनका कोई पेक्यूलियर रिलेशनशिप कंपनी से नहीं होना चाहिए, राइट। खैर यहाँ पे पॉइंट दिखा भी है कि जो ट्रांजैक्शन एक तरीके का फेयर ट्रांजैक्शन है, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, बट लॉ कहता है पेक्यूलियर ट्रांजैक्शन के बारे में, तो यहाँ 1 साल काउंट करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2022 से पीछे, यानी आप समझो 31 दिसंबर 2021 तक उनका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ई वोटिंग के सीधे सीधे डेफिनेशन क्वेश्चन है, आप 829 पेज पे जाओ, ई वोटिंग क्या होता है, एजेंसी क्या होता है, कट ऑफ डेट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, डेफिनेशन है जो ई वोटिंग में हम लोग पढ़ते हैं,
उसको आपको लिख लेने देना एक एक नंबर करके। आ जाओ उसके बाद एक मर्क्यूरी लिमिटेड बोल के कंपनी है, इनकॉर्पोरेट इन यूएस है, और जिसका रेस्ट ऑफिस लॉस एंजलिस में है, और मर्क्यूरी लिमिटेड इज टेकिंग अ डिसीजन टू मर्ज विद मर्ज विथ मार्श लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी जिसका रेस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो मर्जर प्रपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में 477 पेज में आप जाके देखोगे ना, तो प्रोसीजर है मर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी, किस तरीके से वो कर सकते हैं, वो चीज आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि बोर्ड मीटिंग followed by annual general meeting of a large listed company was just have concluded, and chairman of that meeting is reluctant to call EGM of the meeting or the board meeting any time soon. Okay, बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बोर्ड मीटिंग EGM आप जितने बार बुलाना चाहिए बुलाइए, बस रिक्विजिट कंप्लायंस जो है उसके जो मीटिंग के लिए नोटिस वगैरह का पीरियड है वो कंप्लाई होना चाहिए, बाकी ठीक है। Chairman of the company sought your advice on appointment of Paritosh, who has just retired as CMD of a large commercial bank, as an independent director on the board of the company for the period of 7 years. अब यहाँ देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोर्ड मीटिंग बुलाइए, फिर EGM में SR पास करिए, OR पास कीजिए, बाद में री अपॉइंटमेंट SR से कीजिए, तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ 7 साल के लिए आप एट ए टाइम नहीं कर सकते, उनका टर्म 5 साल का हो सकता है, फिर आप उनको रीअपॉइंट भले करो नेक्स्ट 5 साल के लिए, बट 7 साल का टेन्योर के लिए डायरेक्टली आप अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे वो टेन्योर एक्सप्लेन कर देना है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप BR के SR के थ्रू कर सकते हैं आप उनका अपॉइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट, CFO ऑफ ए लिस्टेड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज कंप्लायंस ऑफिसर। तो LODR पढ़ लेना बच्चों, रेगुलेशन 6 साफ बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग यहाँ लिख देना, कंपनी सेक्रेटरी मींस अ पर्सन एज डिफाइंड अंडर 21C ऑफ द कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980। उसके अलावा CS का मीनिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 24 में, और कंप्लायंस ऑफिसर का मीनिंग है, और जो कंप्लायंस ऑफिसर कौन हो सकता है वो LODR 2015 के रेगुलेशन 6 में लिखा है, जो CS होना चाहिए। आगे चलते हैं, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सूरत गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। यहाँ बच्चों ये ना थोड़ा यहाँ बच्चों को अजीब लगा होगा, यहाँ पे सेक्शन 198 रेफर करना आपको, कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट, क्या क्या आइटम ऐड होते हैं, क्या क्या आइटम लेस होते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 32 लाख रुपए कंपनी का। अब इसमें से क्या क्या चीज लेंगे, तो इनकम टैक्स को नहीं डिडक्ट कर सकते आप, राइट, उसका सरचार्ज भी नहीं डिडक्ट होगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे डिडक्शन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कंट्रीब्यूशन डिडक्शन हो जाएगा, शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स डिडक्शन हो सकता है, आपका फॉरफिटेड शेयर डिडक्शन हो सकता है, आपका जो बोनस जो डिक्लेयर वो जो सैलरी अलग से दिया गया वो डिडक्शन हो सकता है। ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आएगा आपका प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग मैनेजर रेम्युनरेशन अंडर 198, और उसमें से कितना दे सकते हो आप, तो आप 11%। आप जानते हो कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आप दे सकते हो मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन हु आर कंपनी हैविंग प्रॉफिट। यहाँ 5 डायरेक्टर है, तो जो अमाउंट 11% आएगा इसका जो माइनस करने के बाद, उसका आपको 11% डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ मैक्सिमम रेम्युनरेशन टू द दोस पीपल, राइट। 197 यहाँ पे एक्सप्लेन करना था फॉर दिस कॉन्सेप्ट, एंड 198 जो कैलकुलेशन के लिए। ज्योति प्रसाद, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति प्रसाद जो है वो उन्होंने 2 दिन लेकर रखा हुआ है। यहाँ देखो गड़बड़ है, 2 दिन नहीं ले सकते, आपको पता है हमेशा आप एक ही दिन ले सकते हो। तो इनको क्या करना चाहिए, तो सरेंडर करना चाहिए, एप्लीकेशन DIR 5 जमा करके सरेंडर करना चाहिए, और उनको पहला वाला दिन ही अलाउ किया जाएगा, दूसरा दिन ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। और उनको अप्लाई करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली, एंड बताना चाहिए कि फटाफट उन्हें कि इनसे ये चीज हो गई है एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिन हो गया है, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलाउ यू ओनली 1 day, दैट टू द अर्ली वन।
नेक्स्ट इज लेजी बोन्स, डायरेक्टर हैं ग्लोबल ट्रैवल लिमिटेड का एज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड कंपनी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अंडर वंस, इनको रिमूव किया गया है यानी निकाल दिया गया उनको टेन्योर के पहले बच्चा। तो आपको याद है स्पेशल नोटिस होती थी एक कुछ 4 काम के लिए, अगर डायरेक्टर्स को उसके टर्म के पहले रिमूव करना, उसके जगह किसी और को अपॉइंट करना। सिमिलरली ऑडिटर्स का तो पूरा प्रोसेस है कि 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर 7 दिन पहले कंपनी बाकी सबको नोटिस देती है, उनका रिप्रेजेंटेशन लेती है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो पूरा प्रोसीजर आपको अपॉइंटमेंट के लिए और रिमूवल के दोनों के लिए फॉलो करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने एनआरसी वाली बात आप लोग करी थी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुछ डेटा दिया हुआ बच्चों, एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी बता दो। स्काई लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, सोचना ही नहीं आगे कुछ देखना ही नहीं है, लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, हेंस अप्लाई करेगा, एनआरसी रखना ही पड़ेगा। सेकंड अर्थ लिमिटेड है, जो अनलिस्टेड है, तो इनका कैपिटल देखो पेट 10 करोड़ से ज्यादा है, फिगर इन करोड़ है, तो इनको अप्लाई करके आगे जाके हमें देखना ही नहीं है, जबकि टर्नओवर भी ज्यादा है, बट फिर भी बोरोइंग्स का पता नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर दूसरा बोलता है कि एक वाटर प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो ना सब्सिडरी है किसकी, अर्थ लिमिटेड, यानी जो पब्लिक कंपनी सब्सिडरी डीम टू पे पब्लिक होगा, बट इसकी लिमिट देखो ये नहीं है, लेकिन टर्नओवर है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, हेंस इनको भी करना पड़ेगा एनआरसी का गठन। विच कंपनीज, तो ये आप बता देंगे। देन कैन द चेयरमैन ऑफ द कंपनी चेयर द एनआरसी, नहीं, मेंबर बन सकते हैं भले, लेकिन वो चेयर नहीं कर सकते, ध्यान रहेगा। और जी हाफ इंडिपेंडेंट, व्हाट इज अ कोरम, कोरम बोर्ड डिसाइड करती है, अगर बोर्ड ना डिसाइड करे तो भाई साहब जितने लोग इसके मेंबर होंगे सबको कोरम मान के उनको मीटिंग में अटेंड करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो यहाँ पे 3 डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। हाँ 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, मेंबर्स होने चाहिए, और 3 और मोर, और हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दैट इज द आंसर नंबर 2, द 3, दैट इज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट एक यूडीन पे और सीएसआईएन पे शॉर्ट नोट से, यूडीन बच्चों ये दोनों कंपनी सेक्रेटरीज को करना पड़ता है आजकल। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नई गाइडलाइंस लाई है, जिसके तहत आपको यूनिक का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है हर कंपनी सेक्रेटरी को, और इससे क्या जितना भी वो सिग्नेचर वगैरह भी करते हैं ना, तो हर बार ईसीआईएन नंबर जनरेट करके ऑथेंटिक, इससे वो इंस्टीट्यूट कंट्रोल कर सकता है कि आप कितने सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, या कहाँ पे आप सीएस हो, या आपका बाकी जो कंप्लायंसेस हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी न्यू सीएस रेगुलेशन जो आई है आपकी 2020, उसके तहत ये चेंजेस लाए गए हैं काउंसिल के द्वारा, तो ये अच्छा मूव है आईसीएसआई का, एक्सप्लेन करना था आपको। रिस्क इन्वॉल्व इन मेगा फर्म, देखो मेगा प्रोफेशनल फर्म का सबसे बड़ा रिस्क यही सब है कि बड़े फर्म होते तो अलग अलग कल्चर के लोग, अलग एक्सपर्टीज के लोग, अलग नेचर के लोग, अलग अपने एस्पिरेशन के लोग में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। सबके अंदर इस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी नहीं है, अलग अलग लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर लफड़ा हो सकता है, और कई सारे बात कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं कि मैं ज्यादा काम करा रहा हूँ, वो अगला कम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे वर्चे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दैट कैन बी डन। जितना एडवांटेज है उतना डिसएडवांटेज भी इसके साथ आ सकता है वो। नेक्स्ट एवरीवन इज एक सीएस मनीष, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सीएस का। सीएस मनीष जो है कंपनी सेक्रेटरी है प्रैक्टिस के, वो एक्सपर्ट हैं, जीएसटी का काम करते हैं वो, और ऑन बीइंग अप्रोच बाय द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन मुंबई, उन्होंने एक असाइनमेंट लिया है, टीचिंग असाइनमेंट, और वहां पे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं वो 11 से 3 PM एवरी ट्यूसडे को, और 2 PM to 5 PM ऑन एवरी फ्राइडे, 2 दिन पढ़ाते हैं वो। तो रेम्युनेशन उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करके वो लेते हैं असाइनमेंट पे, यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज करके रखा है, यूनिवर्सिटी को भी काउंसिल ने भी रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो क्या ये मिसकंडक्ट है? तो नहीं बच्चों, पीसीएस सॉरी पीसीएस ये काम कर सकता है, टीचिंग असाइनमेंट ले सकता है, अलाउड है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है ये, नॉट मेंशन इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीएस मिसकंडक्ट प्रिंसिपल्स। तो ये बच्चों मेरे हिसाब से आपका कंप्यूटर का पेपर हो गया। मिक्स रिएक्शन था बच्चों का, मैं आपको ओपनली बताऊं तो, बट गाइज आपको इस बात को समझ लेना है कि इट्स अ प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन, और कंपनी लॉ का पेपर थोड़ा बहुत इतना तो रहेगा ही,
आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, सबने अटेम्प्ट किया होगा, पासिंग नंबर अच्छे से निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। थोड़ी पेपर लेंदी है, एज यूजुअल इतने सारे क्वेश्चन है तो लेंदी होगा ही। सो गुड लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू, सबा खैर, बाय बाय।